बबलूज, दिस इज योर आइज भैया। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्षितिज का बुक है उसमें आग लगा देंगे। लिटरली जितने भी चैप्टर से कहानी है उन सारी कहानी को हम लोग एक ही वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है जिनका एग्जाम पास आ रहा है हिंदी का, क्योंकि तुम लोगों को कोई भी वीडियो सर्च करके देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो को पूरा देख लोगे तो तुम्हारा जो कहानी का सेक्शन है क्षितिज का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड हम लोगों का जो कविता का एक वन शॉट वीडियो है वो इसके बाद भी आ जाएगी। एक कविता का अलग से वन शॉट वीडियो आ जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट एरिया में। और जो कृतिका का वन शॉट है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम लोग देख सकते हो। और हाँ यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। साथ ही में इंस्टा यूज करते हो तो इंस्टा में भी फॉलो कर लेना। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। धोते जाओ। हेलो बबलूज, दिस इज योर आयुष भैया। एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक की सबसे पहली कहानी, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो आराम से चुकमुकु बैठो, और चुकमुकु बैठने से पहले यार तुम लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है कि नहीं, कर लेना यार। और साथ ही में चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोगों में से बहुत को वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अपने भाई के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो अब चलो सबसे पहले हम लोग मिल लेते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ हालदार साहब। मेरा जो रोल है चैप्टर में वो थोड़ा सा लेट से आएगा, लेकिन तुम लोग मेरा इंतजार जरूर करना। हाय, मैं हूँ इस कहानी का पान वाला। मैं बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज व्यक्ति हूँ और सभी को बहुत प्यार से पान खिलाया करता हूँ। यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस कहानी के मेन प्लॉट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी के लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन को। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन पे कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब कस्बा क्या होता है? कस्बा बेसिकली शहर और गांव के बीच की जगह होती है, यानी कि जो शहर है उससे थोड़ा कम डेवलप होती है कस्बा, और गांव से थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है कस्बा। तो समझ गए कस्बा क्या होता है। हालांकि जो कस्बा था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें बस एक बाजार थे और कुछ ही पक्की मकान बनी हुई थी। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का अलग स्कूल था, एक बड़ा सीमेंट कारखाना था, 2 ओपन एयर मूवी हॉल थे और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका भी कुछ ना कुछ काम करते रहती थी, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव थी। कहीं पे कोई टूटी फूटी सड़क बनवा दिया करती थी, कहीं पे पब्लिक टॉयलेट बना दिया करती थी, कभी कबूतरों के लिए एक छतरी बना दिया करती थी, और कभी कभी तो कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति बनवा दी और चौराहे के बीच लगवा दी। ये कहानी हमारी उस प्रतिमा के बारे में है, या फिर कह सकते हैं कि उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि देश के किसी अच्छे मूर्तिकार के बारे में पता ना होने की वजह से, तथा पैसों की कमी की वजह से, या फिर ज्यादा समय सोच विचार में लगने की वजह से बहुत ज्यादा समय बीत गया होगा और जल्दी जल्दी में जो नगर पालिका होती है उन्हें मूर्ति वहाँ बैठवाना होगा। इसलिए उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो कस्बे के ही किसी मूर्तिकार को चुनेंगे और उनसे ही मूर्तिकार बनवाएंगे। अंत में एक मात्र हाई स्कूल के एक लौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ये काम सौंपा गया, जिन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मूर्ति को 1 महीने के अंदर ही तैयार कर देंगे। अब मूर्ति बन जाती है, और जैसा कि पहले ही बता दिया गया, मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर क्या होता है? संगमरमर बेसिकली एक टाइप का पत्थर होता है, मार्बल होता है। टोपी से कोट तक के सेकंड बटन में जो मूर्ति की हाइट थी वो 2 फुट की थी। मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, और मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सारे नारे याद आ रहे थे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाए थे। अब मूर्ति में सभी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन एक चीज खटक रही थी, वो ये थी कि सुभाष चंद्र बोस चश्मा पहना करते थे और मूर्ति में कोई भी चश्मा नहीं था। उनके आंखों में एक चश्मा तो पहनाया गया था, लेकिन वो संगमरमर की नहीं थी। एक सामान्य चश्मे के काले फ्रेम को बस नेताजी के मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरते हैं, उस चौराहे से गुजरते हैं, तो मूर्ति को देखते ही हंसकर बोलते हैं, वाह भाई, आइडिया तो बहुत मस्त है, मूर्ति संगमरमर की है और चश्मा रियल है। जीप आगे निकल जाती है, फिर भी जो हालदार साहब होते हैं वो अभी भी उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते हैं, और आखिर में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि
नागरिकों की ये बात सराहनीय है। मूर्ति के रंग रूप हाइट मैटर नहीं करती है, बल्कि लोगों की भावना मैटर करती है। आजकल की तो दुनिया में देशभक्ति मानो मजाक बन के रह गई है। अब दूसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे से पार होते हैं और उस चौराहे से पार होते हैं और मूर्ति को गौर से देखते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि जो नेताजी का चश्मा था वो इस बार चेंज हो चुका था, यानी कि इस बार दूसरा चश्मा नेताजी के मूर्ति को पहनाया हुआ था। अब हालदार साहब की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है। वह भाई, मूर्ति कपड़े तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन चश्मा चेंज जरूर कर सकता है। तीसरी बार फिर से एक नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत हो गई थी कि उस चौराहे पे जाना, एक बार पान खाने के लिए रुकना, मूर्ति को गौर से देखना। तो एक बार हालदार साहब से फाइनली कंट्रोल नहीं होती उनकी जिज्ञासा और वो पान वाले से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है? यार यहाँ तक वीडियो को देख लिया होगा तो गद्दारी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है। तो अब चलो पाठ में आगे बढ़ते हैं। पान वाले ने खुद के मुंह में ही पान ठूसा हुआ था। वो एक काले रंग का खुशमिजाज मोटा व्यक्ति था। हालदार साहब के सवाल को सुनकर जो पान वाला होता है वो आंखों ही आंखों में हंसता है, उसकी टोन थिरकती है। वो दुकान के पीछे जो पान उसके मुंह में था वो पीछे मुड़ के थूकता है और फिर बोलता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है, चश्मा हमेशा वही चेंज करता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब को अब भी कुछ समझ नहीं आता है। तो जो पान वाला होता है वो उन्हें समझाते हुए कहता है, जब भी किसी ग्राहक को मूर्ति में लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो जो कैप्टन होता है वो उस मूर्ति से चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता है, यानी कि बेच देता है, और फिर उस मूर्ति में नया चश्मा लगा देता है। अच्छा, अब मैं समझा, जरूर एक चश्मे वाला होगा जिसका नाम कैप्टन होगा। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की बुरी लग रही होगी, बल्कि बिना चश्मे की मूर्ति उसे आहत करती होगी कि नेताजी को बिना चश्मे के बहुत ज्यादा असुविधा हो रही होगी। इसलिए वो अपने चश्मे की दुकान से चश्मा लाकर नेताजी को पहना दिया करता होगा, और बाय चांस ग्राहक को चश्मा पसंद आ जाता होगा तो वो नेताजी से माफी मांगते हुए चश्मा उनके आंखों से उतारता होगा, ग्राहक को दे देता होगा और फिर अपनी दुकान से नया चश्मा लाकर नेताजी की मूर्ति को पहना दिया करता होगा। वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक चीज अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर नेताजी की मूर्ति की असली चश्मा कहाँ गया। दोपहर का टाइम था, उसकी दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ थी। पान वाला अब हंसते हुए अपने काले दांतों को दिखाते हुए बोलता है, मास्टर चश्मे वाला बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हालदार साहब अब खुद में ही सोच लेते हैं, उस बेचारे ने तो महीने दिन में ही मूर्ति बनाने का वादा कर दिया होगा और उसने बना भी लिया होगा, लेकिन लास्ट में सोच में पड़ गया होगा कि आखिर पत्थर का चश्मा वो कैसे बनाए, यानी कि संगमरमर का चश्मा वो कैसे बनाए। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने चश्मा बना भी लिया होगा, लेकिन उसे और अच्छा बनाने में हो सकता है कि वो जो चश्मा होगा पत्थर का वो टूट गया होगा। और ये भी हो सकता है कि उसने चश्मा बनाया भी होगा, मूर्ति को पहनाया भी होगा, लेकिन कुछ दिन बाद जो चश्मा होगा वो निकल गया होगा, टूट गया होगा या गुम हो गया होगा। हालदार साहब को ये बात बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। हालदार साहब अब पान वाले को पैसे देते हैं फाइनली, एंड फिर जीप की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दूर बाद जाने के बाद वो वापस लौटते हैं और पान वाले से पूछते हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद का भूतपूर्व सिपाही है? वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, पागल है पागल। देखो वो वहां से आ रहा है, अब सारी बातें उसी से पूछ लो। हालदार साहब को पान वाले की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फिर वो जब मुड़कर देखते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एक बहुत ही कमजोर सा लंगड़ा आदमी सिर पे गांधी जी की टोपी लगाए हुए था और आंखों पे एक काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था। उसने अपने एक हाथ पे बैग पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में बांस पकड़ी हुई थी जिसमें कुछ चश्मे थे। हालदार साहब देखते हैं कि वो चश्मा वाला एक गली से निकलता है। हालदार साहब को उसे देखकर बहुत ज्यादा दया आता है, क्योंकि बेसिकली उसका एक पैर था भी नहीं। और इसके साथ साथ जो हालदार साहब होते हैं उनके मन में और भी ढेर सारे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। वो पूछना चाहते थे कि आखिर इसे कैप्टन क्यों बोलते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन आखिर वो पूछे तो पूछे किससे? पान वाले ने तो साफ इनकार कर दिया था कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने से।
जीप में बैठा ड्राइवर भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा समय उन्होंने वहां दे दिया था और काम भी बहुत ज्यादा था। इसलिए हालदार साहब फिर से जीप में बैठते हैं एंड फिर निकल जाते हैं वहां से। 2 साल तक हालदार साहब ऐसे ही गुजरा करते थे वहां से और हर बार नया चश्मा देखते थे उस मूर्ति में। फिर वो एक दिन देखते हैं कि उस मूर्ति में कोई भी चश्मा नहीं था और उस दिन पान दुकान भी बंद थी और बाजार की बहुत सारी दुकान उस दिन बंद थे। फिर अगली बार भी वो देखते हैं कि उस मूर्ति पे कोई भी चश्मा नहीं था, तो वो फाइनली उनसे कंट्रोल नहीं होता है, तो पान वाले से जाकर धीरे से पूछते हैं, क्यों भाई क्या बात है, आज नेताजी की मूर्ति में कोई चश्मा नहीं दिख रहा है। पान वाला ये बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, पान को दुकान के पीछे थूकता है और कहता है, सर कैप्टन मर गया। ये सुनते ही कुछ पल के लिए हालदार साहब चुपचाप वहीं खड़े हो जाते हैं। अंदर से उन्हें बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। फिर वो फाइनली जो पान वाला होता है उसे पैसे देते हैं और फिर अपनी जीप की तरफ चल पड़ते हैं, उसमें बैठते हैं और फिर निकल जाते हैं वहां से। अगली बार जब उन्हें फिर से उस कस्बे से गुजरना था तब वो सोचते हैं कि इस बार तो फिर से नेताजी की आंखों में कोई चश्मा ही नहीं होगा, इसलिए वो अपने ड्राइवर को कहते हैं, आज काम बहुत है, चौराहे पे गाड़ी मत रोकना तुम, हम लोग पान कहीं आगे जाके खा लेंगे। पर आदत से मजबूर उनकी जो आंखें हैं चौराहे पे पहुंचते ही मूर्ति की तरफ चली जाती है और वो वहां ऐसा कुछ देख लेते हैं कि तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलते हैं, रुको। गाड़ी तेजी में थी और ड्राइवर अचानक जोर से ब्रेक मारता है। सभी आसपास के लोग गाड़ी की तरफ एकदम हैरानी से देखने लगते हैं। हालदार साहब तुरंत ही जीप से उतरते हैं, तेजी से मूर्ति की तरफ चल के जाते हैं और खड़े हो जाते हैं अटेंशन पोजीशन में। वो देखते हैं कि मूर्ति के आंखों में सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा लगा हुआ था जो बच्चे बनाते हैं। हालदार साहब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती है और वो रोने भी लगते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी पूरी कहानी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी दिक्कत होगा कमेंट करना, तुम्हारा भाई जरूर रिप्लाई देगा। और हाँ, तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं अभी तक, कर लेना यार, बहुत मेहनत करता हूँ लिटरली, बस 1 सेकंड का काम है। मुझे नहीं पता चप्पल फेंको जूता फेंको, लेकिन सब्सक्राइब का बटन क्लिक हो जाना चाहिए। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, नहीं मिलेंगे इसी वीडियो में। अभी तुम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। अगर आंसर चाहिए होगा और आंसर तुम लोगों को नहीं पता होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां मैं तुम लोगों को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ये सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा इन क्वेश्चन के। धोते जाओ। हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी क्षितिज बुक का दूसरी कहानी जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो देखो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो। चुकमुकु बैठने से पहले या तुम लोग बहुत गद्दारी करते हो मेरे साथ, वीडियो को तो एंड तक देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो याद से सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे मेन 2 कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ बाल गोविंद भगत और मैं इस पूरी कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर हूँ। और ये जो पूरी कहानी है ना, ये मेरे ऊपर ही है और मेरे जीवन के बारे में है। और बीच बीच में मैं भी तुम लोगों को अपनी कहानी थोड़ी बहुत सुना दूंगा। यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस स्टोरी के मेन प्लॉट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस स्टोरी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मीडियम हाइट के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे और उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की थी। लंबी दाढ़ी या लंबी बाल वो कभी नहीं रखते थे, लेकिन उनका जो पूरा चेहरा होता था वो सफेद बालों से चमकता रहता था। मैं कभी भी ज्यादा कपड़े नहीं पहना करता था, केवल एक लंगोट पहना करता था और सिर में छोटी सी टोपी रखा करता था। सर्दी जैसे ही आती थी तो केवल मैं एक काली कंबल को अपने ऊपर लपेट लिया करता था ठंड से बचने के लिए। माथे में मैं हमेशा एक चंदन का टीका लगाया करता था और तुलसी के बने जड़ों की एक माला पहना करता था। ऊपरी तस्वीर से ये बिल्कुल भी मत समझना कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे, नहीं, वो एक फैमिली मैन थे। और लेखक को याद है कि उनका एक बेटा और बहू थे और एक साफ सुथरे घर में वो रहा करते थे, लेकिन लेखक को उनकी बीवी के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। बाल गोविंद भगत खेती भी करते थे और उनके कुछ खेत भी थे, किंतु खेती बाड़ी करते हुए फैमिली के साथ रहते हुए भी जो बाल गोविंद भगत थे वो एक साधु की परिभाषा में अच्छे से खड़े उतरते थे।
जो कि बेसिकली बाल गोविंद भगत साधु की जीवन बिताया करते थे। मैं कबीर को साहब माना करता था, यानी कि उनका स्थान मेरे जीवन में बहुत ऊपर था। मैं उनके आदर्शों पे ही चला करता था और उनके लिखे गीत ही गाया करता था और एक खड़ा व्यवहार रखा करता था, यानी कि मैं सभी से बहुत अच्छी तरीके से बात करता था। जानते हैं तुम लोग, मैं किसी से भी बात करने में कभी भी संकोच नहीं करता था, किसी से बेफिजूल झगड़ा भी नहीं करता था और किसी की चीजें बिना पूछे छुआ भी नहीं करता था। उनके इस व्यवहार को देखकर वहाँ के लोग बहुत हैरान रहा करते थे। वो दूसरों के खेत को कभी भी टॉयलेट के लिए नहीं यूज किया करते थे और फसल उगते ही उनकी खेत में जैसी फसल उगती थी तो सबसे पहले वो 4 कोस दूर जाके कबीर के दरबार में अपनी सारी फसलों को चढ़ा देते थे। चढ़ाने के बाद जितने भी फसल उन्हें एज अ प्रसाद मिला करता था वो उसी में अपना गुजारा किया करते थे। सपोज उनकी खेत से 5-6 बोरी की फसल उगी है, धान उगा है, तो वो सारे फसल को जाकर दे देते थे कबीर जी के दरबार में। उसके बाद वहाँ से उन्हें प्रसादी के रूप में 2 से 3 बोरे मिल जाते थे, उसी से वो अपना गुजारा किया करते थे। इन सब के अलावा जो लेखक होते हैं वो बाल गोविंद भगत के मधुर गीत पे बहुत ही ज्यादा मुग्ध थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा पसंद था उनको और पूरे गांव को उनका संगीत बहुत ज्यादा पसंद था जो उन्हें डेली सुनने को मिलता था। अब हमें आगे के पार्ट में एक वातावरण के बारे में बताया जाएगा और हमें जून जुलाई का महीना के बारे में बताया जाएगा। जून जुलाई का महीना चल रहा था, ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सभी गांव खेती में लग गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली जून जुलाई के टाइम पे सभी कोई धान रोपने में लग जाते हैं। तब उसी के अकॉर्डिंग सभी गांव वाले अपने अपने खेत पे उतर गए थे और खेती कर रहे थे। कहीं हल चल रहा था, कहीं कोई धान रोप रहा था, तो बच्चे कीचड़ में खेल रहे थे। पूरे आसमान बादलों से घिरा था, ठंडी हवा चल रही थी। अब सभी अचानक एक मधुर गीत सुनते हैं और तुम लोग भी समझ गए होगे कि ये गीत की आवाज कहाँ से आ रही थी। जो बाल गोविंद भगत थे वो ये सुरीला गीत गा रहे थे, वो भी अपने खेत में काम करते हुए। उनका पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था। वो लगातार धान को रोपे जा रहे थे अपने खेत में और गाए भी जा रहे थे और उनके गाने को सुनकर जो लोग थे आसपास वो अपने काम को और जल्दी और अच्छे से करते जा रहे थे। यानी बेसिकली उनके संगीत में जादू थे। रोपनी करने वाले की जो हाथ थी वो और अच्छे से चलने लगती है और वो और अच्छे से काम करने लगते हैं और सभी बोलने लगते हैं कि ये बाल गोविंद भगत की गीत थी या फिर जादू। आगे के पार्ट में हमें अगस्त सितंबर का महीना के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि भादों के महीने के बारे में बताया जा रहा है। और जो भादों का महीना था उसमें पूरा आसमान काले बादलों से घिरा था। बादल गरज रहे थे जोर जोर से, मेंढक भी अपने आवाज को निकाल रहे थे, लेकिन इतने आवाजों के बीच भी बाल गोविंद भगत की जो गीत थी उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिजड़ी जोर जोर से बज रही थी और वो गा रहे थे, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। उस भरी बादलों वाली रात में ऐसा गाना किसे नहीं चौंकाएगा। सब सोए रहते थे और बाल गोविंद भगत की गीत अचानक से सभी को उठा दिया करती थी। कार्तिक के महीने में मैं सुबह सुबह डेली प्रभातियां निकाला करता था, यानी कि सुबह सुबह मैं अपने घर से जब सूरज भी नहीं उगता था उसी टाइम घर से निकलकर गाना गाने लगता था और नदी की तरफ चल पड़ता था। मैं एकदम सुबह सुबह 2 मील चलकर नदी जाया करता था, वहाँ नहाया करता था और फिर वहाँ से लौटकर ऊंचे स्वर में ऊंची जगह पर बैठकर बहुत ही अच्छे सुर में गाना गाने लगता था। आगे लेखक हमें पाठ में बताते हैं कि वो लेट तक जनरली सोया करते थे, लेकिन एक माह के दिन यानी कि जनवरी के एक ठंडी दिन पे वो गीत से उठ जाते हैं, मधुर गीत से उठ जाते हैं और जो बाल गोविंद भगत की जो मधुर गीत होती है उन्हें खींचकर तालाब तक ले जाती है। अब एक बहुत ज्यादा ठंड वाली दिन की बात बताते हैं लेखक और वो बोलते हैं कि ऐसा मौसम था कि पूछो मत, पूरी खेत, बगीचे, घर सारे फॉग से ढके थे, यानी कि कुहासा से ढका हुआ था, यानी कि पूरा कनकनाने वाली ठंड थी। लेकिन बाल गोविंद भगत एक चटाई में पूरब की तरफ मुंह किए हुए एक काली कंबल को ओढ़कर गाना गाए जा रहे थे और जो लेखक होते हैं वो वहाँ जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कपकपाने लगते हैं ठंड से। लेकिन जो हमारे बाल गोविंद भगत थे वो सुर में इतना ज्यादा रमे हुए थे, गाना में इतना ज्यादा रमे हुए थे कि उनके माथे से पसीना भी निकल रहा था। अब हमें आगे के पार्ट में गर्मियों के मौसम के बारे में बताया गया है और बोला गया है कि जो बाल गोविंद भगत की गीत होती थी वो गर्मियों में लोगों को शीतलता प्रदान किया करता था।
गर्मियों के दिन में जो बाल गोविंद भगत होते थे वो आंगन में चटाई बिछाया करते थे और गाना शुरू कर देते थे। आसपास के जो उनके बहुत करीबी लोग होते थे वो भी आ जाया करते थे और उनके पीछे पीछे गाने को रिपीट किया करते थे। एक समय ऐसा भी आता था कि सभी कोई उठ के नाचने लगते थे और जो पूरा वातावरण था वो बहुत ही सुंदर हो जाता है उस समय पे। बाल गोविंद भगत की संगीत की चरम उत्कर्ष उस दिन लेखक देखते हैं जिस दिन उनके एक लौते बेटे की मृत्यु हो जाती है। उनका एक लौता बेटा था जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं था और वो हमेशा सुस्त रहा करता था। इसी कारण जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने बेटे को और ज्यादा प्यार किया करते थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत के अकॉर्डिंग इन लोगों को और प्यार देना चाहिए, यानी कि ऐसे इंसानों को और प्यार देना चाहिए क्योंकि ये प्यार से ठीक हो सकते हैं और ये प्यार के और ज्यादा काबिल होते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से की थी और अपने घर में एक बहुत ही सुशील बहू भी लाया था। घर की पूरी मैनेजमेंट कामकाज उनकी बहू बहुत ही अच्छे से किया करती थी। बाल गोविंद भगत की बेटे की जैसी मृत्यु की खबर लेखक को पता चलता है और वो घर जाते हैं तो वहाँ का सीन देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब होता क्या है यार, होता ये है कि जो बाल गोविंद भगत के बेटे थे उनकी जो डेड बॉडी थी वो उन्होंने आंगन में लेटा के रखा था और कुछ फूल भी आसपास बिखेर दिए थे कुछ तुलसी के पत्तों के साथ, और वहाँ सामने बैठकर यानी कि अपने बेटे के डेड बॉडी के सामने बैठकर जो बाल गोविंद भगत थे वो बहुत ही सुर में गाना लगातार गाए जा रहे थे। लेखक को एक समय ऐसा भी लगता है कि कहीं बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उनके गाने में वही विश्वास था और बहुत ही ज्यादा वो विश्वास से गा रहे थे। कभी कभी गाते हुए बाल गोविंद भगत अपनी बहू के पास जाते थे जो बहुत ज्यादा रो रही थी और जो लड़कियां थी जो औरतें थी वो उन्हें संभाल रही थी, उनके पास जाते और बोलने लगते, अरे बहू तुम रो क्यों रही हो, ये तो उत्सव मनाने का समय है क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली जा चुकी है, यानी कि जो आत्मा है वो भगवान से मिल चुकी है, इसलिए ये तो उत्सव मनाने का समय है। क्रियाक्रम के समय भी जो बाल गोविंद भगत होते हैं वो ज्यादा नियम को फॉलो नहीं करते हैं और अपने बेटे की आँख को अपनी बहू के हाथों से ही दिलाते हैं, जो कि कितनी बड़ी बात है तुम लोग सोच सकते हो। आगे कुछ ही दिन बाद जो बाल गोविंद भगत होते हैं वो अपने बहू के भाई को बुलाते हैं और उसे घर से जाने के लिए कह देते हैं, यानी कि अपनी बहू को घर से जाने के लिए कह देते हैं और बोलते हैं इसे ले जाओ यहाँ से और एक अच्छा लड़का मिलते ही तुरंत इसकी शादी कर देना। जस्ट इमेजिन गाइस कि ये जो बात बाल गोविंद भगत जी ने कही ये कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी थी और उस समय दूसरी शादी की प्रथा नहीं थी। औरत विधवा हो जाती थी तो बहुत ज्यादा उन्हें कष्ट झेलना पड़ता था, लेकिन बाल गोविंद भगत को सामाजिक नियमों की कोई भी चिंता नहीं थी और वो अपनी बहू की खुशी को देखते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अभी उनकी बहू की ज्यादा एज नहीं हुई है और उसकी खुशियाँ भी अब छिन गई है। याद करो यार, उस टाइम पे सती प्रथा भी बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो ये जो बात थी ये बहुत बड़ी बात थी। बाल गोविंद भगत कितने अच्छे इंसान थे ये तुम इस बात से ही पता कर सकते हो। उनकी बहू ये सुनते ही उन्हें बहुत मना करने लगती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है कि मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आपका देखभाल कौन करेगा, घर को कौन संभालेगा, आपको पानी कौन देगा, आपकी सेवा कौन करेगा, ये सब उसने बहुत ज्यादा कहा। यानी कि उनकी बहू ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो घर से नहीं जाए, लेकिन बाल गोविंद भगत ने जो कहा उस पे वो लास्ट तक अड़े रहे और आखिर में उनकी बहू को ही हार मानना पड़ा और फिर वो घर छोड़ के चली जाती है। आखिर में आगे के पार्ट में हमें अब बाल गोविंद भगत की मृत्यु के बारे में बताया गया है। अब होता क्या है कि हर साल बाल गोविंद भगत नाचते गाते हुए यानी कि गाते हुए हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। अब वो आने जाने के रास्ते में कभी भी खाना नहीं खाते थे, जो घर से एक बार खाना खा के निकलते थे उसके बाद वापस घर लौटते थे तभी खाना खाते थे और उन्हें गंगा स्नान में पैदल जाने के लिए 4 से 5 दिन लग जाते थे। तो जस्ट इमेजिन कि उनका शरीर कितना कमजोर हो जाता था। तो होता भी यही है कि एक बार वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं और लौटकर आते हैं तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, वो धीरे धीरे उसके बाद से बहुत कमजोर होने लगते हैं और वो बूढ़े भी हो जाते हैं। लोग उन्हें नहाने से मना करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और वैसे ही अपना रूटीन टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, यानी कि जो प्रीवियसली रूटीन वो फॉलो करते थे वही रेगुलर फॉलो करते थे। ठीक है, अब एक शाम की बात है, जो लोग होते हैं वो उनकी गीत सुन रहे होते हैं और लोगों को भी ये पता चल जाता है कि उनका जो गीत था उसमें वो जान उस शाम नहीं दिख रही थी।
अब नेक्स्ट सुबह होता क्या है कि लोगों को बाल गोविंद भगत की गीत की आवाज नहीं सुनाई देती है। सभी लोग जाकर देखते हैं तो वो सभी पाते हैं कि बाल गोविंद भगत की अब मृत्यु हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारी कहानी का हो चुका है डी एंड। तुम लोगों का सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का टाइम आ गया है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सॉरी, चलो अब तुम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आंसर चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इंस्टा पे फॉलो किया कि नहीं कर लेना यार। तुम लोग सभी को इंस्टा चाहते हो मुझे पता है। हेलो पोपलो, दिस इज योर आइज भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्षितिज बुक का एक बहुत ही इजी सा चैप्टर जिसका नाम है लखनवी अंदाज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। किसी को बताना मत, बस वीडियो को एंड तक देख लेना एंड हो सकता है कि उन क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में भी आ जाए, इसलिए वीडियो को गौर से देखना। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की इस एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलवाना चाहूंगा। वो कौन है उनसे तुम खुद मिल लो। हेलो, मैं हूँ यशपाल, इस कहानी का लेखक एंड मैं तुम लोगों को इस कहानी में अपनी जिंदगी में हुआ एक ट्रेन का इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। हाय, तुम लोग मुझे इस पार्ट में नवाब साहब के नाम से जानोगे एंड मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, मुझे खीरा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। हेलो यार, मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को इस चैप्टर के प्लॉट से रूबरू करवाएगा, यानी कि बहुत ही अच्छे से समझाएगा। तो अब चलो चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो हमारे लेखक है वो स्टेशन पे खड़े होते हैं। ट्रेन चलने ही वाला होता है और हमारे जो लेखक है वो सोच में रहते हैं कि उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट लेना चाहिए या सेकंड क्लास का टिकट लेना चाहिए। सेकंड क्लास का जो टिकट था वो थोड़ा कॉस्टली था एंड हमारे जो लेखक है उन्हें ज्यादा दूर ट्रैवल भी नहीं करना था। भीड़ से बचने के लिए एकांत में कहानी के बारे में सोचने के लिए और साथ ही में विंडो में बैठकर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए जो हमारे लेखक है वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो सेकंड क्लास का टिकट लेंगे एंड वो फिर सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं। मेरी ट्रेन छूटने ही वाली थी एंड मैं सेकंड क्लास की एक छोटी सी बोगी को खाली समझकर तुरंत ही उस बोगी में चढ़ जाता हूँ। मेरे अनुमान का उल्टा होता है, वो जो डिब्बा था ट्रेन का वो खाली नहीं था। लखनऊ के नवाबी नस्ल का एक सज्जन वहाँ पे पालती मारकर बैठा हुआ था। बेसिकली लखनऊ में अमीर लोगों को नवाब कह के पुकारा जाता है। तो अब लेखक जैसे ही ट्रेन की बोगी में अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने 2 खीरा रखा हुआ था, वो भी तौलिया पे। यहाँ पे नवाब साहब के पास 2 खीरा कहाँ से आ गया? सबके पास तो एक होता है। अरे यार, हम लोग टॉपिक से नहीं भटकते, चैप्टर ही में रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लेखक अंदर जाते हैं तो जो नवाब साहब था उसके आंखों में थोड़ा सा असंतोष दिखता है, यानी कि जो नवाब थे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लेखक को देखकर। लेखक सोचते हैं कि शायद वो खीरे जैसे अपदार्थ चीज को खाने के शौकीन थे और आज वो पकड़े गए, इसलिए उनके आंखों में असंतोष है। नवाब साहब लेखक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसलिए लेखक भी तुरंत ही बोगी में एंटर करते हैं। अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए वो अपनी सीट में जाकर बैठ जाते हैं एंड अपनी नजरों को इधर उधर घुमा लेते हैं, यानी कि वो एक्ट करते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें भी कोई मतलब नहीं है उस नवाब साहब से। लेखक जब भी खाली बैठा करते थे तो उनकी आदत थी कि वो कुछ ना कुछ सोचते रहते थे या कुछ समझने की कोशिश करते थे। तो इस टाइम पे भी वो वही करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं, कल्पना करते हैं कि आखिर जो नवाब साहब है उनकी आंखों में असंतोष क्यों है उन्हें देखकर। ये हो सकता है कि नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट अकेले ट्रैवल करने के लिए ही खरीदा हो और गवारा ना हो कि शहर का एक सफेदपोश इंसान उन्हें ट्रैवल करते हुए अब देखे। अकेले ट्रैवल करने के लिए ही उन्होंने खीरा को खरीदा होगा और अब मेरे सामने खीरा खाने में उन्हें शर्म आ रहा होगा। मैं तिरछी नजर से नवाब साहब को देख रहा था। नवाब साहब जो थे वो खिड़की से बाहर देखकर सिचुएशन पे गौर फरमा रहे थे। ओ अदाबर्ज जनाब, क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे? यहाँ बेसिकली नवाब साहब लेखक को खीरा ऑफर कर रहे हैं खाने के लिए। या ट्रेन में खीरा कौन ऑफर करता है? तुम लोग ये चीज कभी मत करना। लेकिन एक चीज जो तुम लोग अभी तुरंत कर सकते हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है इंस्टा का। अब आगे क्या होता है कि इतना ज्यादा परिवर्तन नवाब साहब में देखकर लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेखक ने भाप लिया कि शराफत का गुमान पहने रखने के लिए उन्होंने ऐसा पूछा, इसलिए हमारे जो लेखक है वो तुरंत ही रिप्लाई देते हैं, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए, आप खाइए।
नवाब साहब अब फिर से एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखते हैं, फिर तुरंत ही वो खीरे के नीचे तौलिया को तुरंत ही वहाँ से हटा देते हैं, उसे झाड़ देते हैं एंड फिर खीरा को उठाते हैं एंड फिर नीचे रखा लोटा, अपने सीट के नीचे रखा लोटा उठाते हैं एंड फिर खीरे को खिड़की से बाहर बहुत ही अच्छे से धो लेते हैं एंड फिर अपनी पॉकेट से चाकू निकालते हैं। चाकू निकालकर खीरे के सर को अच्छे से काट लेते हैं, दोनों पार्ट्स को, एंड फिर स्लाइसेस में खीरा को काट लेते हैं, उसे छील लेते हैं एंड फिर तौलिया में अच्छे से सजा देते हैं उस खीरे को। नवाब साहब अब बहुत ही सलीके से खीरे के स्लाइसेस यानी कि खीरे के फाकों पे नमक, मिर्च और जीरा का पाउडर छिड़क देते हैं। उनके रिएक्शन यानी कि नवाब साहब को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि खीरे के स्लाइसेस को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। लेखक अब मन में ही सोचते हैं, मियां रईस तो बहुत बनते हैं और लोगों की नजरों से बचने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर अपनी असलियत पे उतर ही आए। नवाब साहब फिर से हमारी ओर देखकर बोलते हैं, वल्ला शौक तो फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है ये। नमक मिर्च छिड़के हुए खीरे के स्लाइसेस को देखकर मुंह में पानी तो जरूर आ रहा था, लेकिन अब मना कर चुके थे नवाब साहब को, और इसलिए अपने आत्मसम्मान के लिए हमने सोचा कि मना करना ही ठीक होगा। अब लेखक नवाब साहब को जवाब देते हैं, शुक्रिया, इस वक्त बिल्कुल भी तलब महसूस नहीं हो रही है, पेट भी थोड़ा कमजोर है, आप शौक फरमाइए। तो अब तुम लोगों को क्या लगता है कि आगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में नवाब साहब खीरे के साथ क्या करेंगे? उसे खा जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना एंड चीटिंग मत करना कि वीडियो को आगे देखिए फिर पीछे आए एंड देन कमेंट करके बताया, ठीक है? अपना अनुमान बताया। एंड हाँ, चैनल पे नए होके दिन सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी 50 की एक फैमिली क्रॉस करना है, तभी ना हम लोग YouTube पे तहलका मचा सकते हैं, ठीक है? तो अब एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज होती है स्टोरी में, होता क्या है वो सुनो तुम लोग। नवाब साहब बहुत ही प्यार से उस नमक मिर्च के संयोग से बना हुआ खीरे के स्लाइसेस को देखते हैं, उस स्लाइस को देखते हैं खीरे का, उसे अपने ऑटो के पास लाते हैं, उसे सूंघते हैं, प्यार से देखते हैं एंड फिर एग्जैक्टली अब करेंगे क्या, वो उसे तुरंत ही देखते हैं, देन उनके मुंह में पूरा पानी भर जाता है, ठीक है? बेसिकली जब भी कोई टेस्टी चीज देखते हैं तो कैसे हमारे मुंह में पानी आने लगता है, वैसे नवाब साहब के मुंह में भी पानी आने लगता है उस खीरे को देखकर। अब सिंपली वो करते क्या है कि उस खीरे के स्लाइस को सिंपली विंडो से बाहर फेंक देते हैं। गजब बेइज्जती है, पैसा बर्बाद यार, अब क्या बोलूं मैं। तो अब आगे क्या होता है कि हमारे जो नवाब साहब है वो एक खीरा को फेंक के संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो ये साइकिल रिपीट ईट एंड रिपीट करते नहीं, ईट तो करते नहीं, बस रिपीट करते जाते हैं एंड रिपीटेडली सारे स्लाइसेस को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। नवाब साहब ने अब सारे खीरे के स्लाइसेस को बाहर खिड़की से फेंक दिया और तौलिए से अपने हाथ पोंछा, फिर ओठ पोंछा और हमारी तरफ फिर देखा, मानो कह रहे हैं कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब अब थक कर अपनी सीट पे लेट जाते हैं और हम भी अपनी नजरों को नीचे कर लेते हैं। नवाब साहब अब बिना खाए एक जोरदार ढकार मारते हैं एंड फिर लेखक को बोलते हैं, खीरा लजीज तो बहुत होता है, लेकिन डाइजेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है और पेट पे बोझ डाल देता है। अब तुरंत ही हमारे लेखक को एक आइडिया आता है एंड वो अपने नए कहानी के लेखक को ढूंढ लेते हैं और जो स्टोरी है, जो हमारा पार्ट है, उसे खत्म करते हुए बोलते हैं, जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भर जाता है और ढकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्र के लेखक के मात्र इच्छा से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। होप सो तुम लोगों को पूरा पार्ट क्लियर आउट हुआ होगा। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अब तुम लोगों को स्क्रीन पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पॉपरोज, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का एक बहुत ही इजी लेकिन थोड़ा सा लंबा सा चैप्टर, जिसका नाम है एक कहानी यह भी। तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में तुम लोगों को इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अब आराम से चुकमुक बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड सबसे पहले मैं तुम लोगों को इस वीडियो के मेन कैरेक्टर से मिलवाना चाहूंगा। वो कौन है, उनसे तुम खुद मिलो। हाय, मैं हूँ मन्नू भंडारी, इस पार्ट की लेखिका, और पार्ट में मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में बताऊंगी। हेलो बालकों, मैं हूँ मन्नू भंडारी का पिता, यानी कि तुम्हारी लेखिका का पिता हूँ एंड मैं कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस कहानी के मेन प्लॉट को बहुत ही अच्छे से समझाएगा।
मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन मुझे अपने गांव के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। मेरे यादों का सिलसिला अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से होती है, जिसके सेकेंड फ्लोर पे मेरे पिताजी का राज था। वो ऊपर के सेकेंड फ्लोर में रहते थे। ऊपर वो बुक्स, न्यूज़पेपर या लेटर्स पढ़ते रहते थे या डिक्टेशंस देते रहते थे। उनकी रूम यही सारी चीजों से फैली हुई रहती थी, क्योंकि मेरे जो पिताजी है वो यही सबसे रिलेटेड काम किया करते थे। नीचे के फ्लोर में हम सारे भाई बहन रहते थे और हम भाई बहनों के साथ मेरी माता, मेरी व्यक्तिहीन अनपढ़ माता रहती थी, जो हमारी इच्छा और पिताजी की हर आज्ञा का दिन भर बिना कोई सवाल किए पालन करती रहती थी। तो सबसे पहले हमें पाठ में लेखिका के पिता के बारे में बताया जाएगा। अजमेर से पहले मैं इंदौर में था एंड वहाँ पे मेरी बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा थी, नाम था, सम्मान था। मैं कांग्रेस के साथ समाज सुधार कार्यों में भी जुड़ा हुआ था। मैं 8-8, 10-10 बच्चों को अपने घर में रह के पढ़ाया करता था, उन्हें शिक्षा प्रदान किया करता था एंड एक टाइम पे जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी नौकरी मिलती है एंड मुझे ये देखकर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होती है। ये मेरी खुशहाली के दिन थे और इन दिनों में मेरी दरिया दिली की भी बहुत चर्चे थे। एक तरफ मैं कोमल और संवेदनशील व्यक्ति था और दूसरी तरफ बेहद क्रोधी और अहमवादी व्यक्ति था। ये सारी बातें अपने पिता के बारे में मैंने तो सुनी थी, लेकिन इन सारी चीजों का एक छोटा सा अंश केवल अपने पिता में बस देखा था। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते मैं वापस इंदौर से अजमेर चला जाता हूँ, जहाँ मैंने अकेले के दम पे अंग्रेजी और हिंदी के शब्दकोश के काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जो अपने टाइम का पहला और अकेला हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश था। इस काम में मुझे यश और प्रतिष्ठा तो मिलती है, लेकिन रोकड़ा यानी कि पैसे एक भी नहीं मिलती है। यानी कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मैंने ये काम किया, लेकिन पैसा का तो कहीं नामो निशान नहीं था। मुझे एक भी पैसे नहीं मिलते हैं। खराब फाइनेंशियल कंडीशन ने धीरे धीरे मेरे अंदर की जितनी भी पॉजिटिविटी थी वो निचोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि मैं बहुत खुश रहता था, मेरी खुशी वाली जिंदगी थी, उससे चिड़चिड़ा मैं धीरे धीरे बनता गया एंड सारी पॉजिटिविटी को पैसों ने खत्म कर दिया। तुम लोग समझ रहे हो ना, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसा कमाता है एक टाइम पे एंड फिर उसकी लाइफ में पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो वो चिड़चिड़ा बन जाता है। तो वही कंडीशन मेरे साथ भी हो रही थी। जब मेरे घर में पैसों की दिक्कत आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तब ये बात मैं अपने बच्चों को, बीवी को, किसी को नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरा सेल्फ ईगो मेरे लिए सबसे बड़ा है। मैं उन्हें जो भी चीज़ वो खरीदता था उसके लिए मना नहीं करता था, लेकिन अंदर की बात तो मुझे ही पता था कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। इन रीजंस के कारण मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता था एंड मैं अपने फैमिली वालों पे, अपने बीवी पे, बच्चों पे गुस्सा भी किया करता था। लेखिका की माँ हमेशा उनके गुस्से से डरती रहती थी एंड जो लेखिका के पिता थे उनके अपनों ने ही उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया था बिजनेस में, जिसके कारण वो हमेशा गुस्से में रहते थे एंड सभी पे शक किया करते थे। एंड उस धोखे के बाद सारी चीजें उनकी फैमिली वालों को ही झेलनी पड़ रही थी। यानी कि जो लेखिका के पिता की जो शकील मिजाज था वो उनकी फैमिली को ही उसके बाद से झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि बात बात पे वो अपनी फैमिली वालों पे शक करने लगे थे। मैं तुम सभी को अपने पिता की तारीफ के लिए ये कहानी नहीं सुना रही हूँ, बल्कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनकी व्यक्तित्व का कौन सा अच्छा गुण मेरे अंदर आया है और कौन सा खराब गुण मेरे अंदर आया है। अब आगे के पार्ट में हम सभी को लेखिका के बारे में बताया गया है। मैं काली हूँ और बचपन में मैं बहुत ही ज्यादा पतली थी। मेरे से 2 साल बड़ी बहन सुशीला वो हंसमुख चेहरे की थी एंड वो बहुत ही ज्यादा गोरी थी एंड पिताजी की कमजोरी थी गोरापन। इसलिए जो पिताजी है वो बात में मेरा और मेरी बहन सुशीला का कंपैरिजन किया करते थे। इस भेदभाव ने मेरे अंदर ऐसे हीन भाव का जन्म दिया जिसे आज भी मैं इतने नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा के बाद भी भूल नहीं पाई हूँ। आज भी अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है एंड पिताजी की उस व्यवहार के चलते मुझे आज भी लगता है कि आज भी मैंने कोई अचीवमेंट की है तो वो एक तुक्के से आई है। होश संभालने के बाद मेरे और पिताजी के बीच किसी न किसी बात को लेकर हमेशा से टकरार होती आई है। वो तो ना जाने कितने रूपों में मेरे अंदर ही समाये हुए हैं। यानी कि मैंने उनकी बहुत सारी आदतें ले ली है। पुरानी परंपरा और पीढ़ियों की बातें जो पुराने जमाने से चली आ रही है वो आज भी हमारे अंदर जड़ फैलाई बैठी हुई है। समय जितना भी बीत जाए, हमारे पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, खाने का ढंग, पीने का ढंग, सारी चीजें कितनी भी बदल जाए,
लेकिन हम हमेशा अपने रीति रिवाजों से कनेक्टेड रहते हैं और उससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। अब आगे के पार्ट में हम सभी को लेखिका के माता के बारे में बताया जाएगा। लेखिका के पिता के ठीक विपरीत थी उनकी बेपढ़ी लिखी माता। उनमें बहुत ही ज्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी। वो लेखिका के पिता की हर व्याक्ति को सहती थी, यानी कि वो जो भी बोलते थे वो हर बात वो माना करती थी एंड अपने बच्चों के हर उचित एंड अनुचित मांगों को भी वो धैर्य से पूरा करती थी। ये सारी चीजों को वो अपना एक फर्ज समझ के बहुत ही सहज तरीके से पूरा किया करती थी। उन्होंने जिंदगी भर ना ही कुछ मांगा ना ही कुछ चाहा, केवल दिया ही दिया, यानी कि वो हमेशा अपने बच्चों, अपने पति, इन सारी चीजों में ही उलझी रह गई, अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाला। एंड वो बहुत ही अच्छी एक औरत थी, यानी कि बहुत ही अच्छी एक वाइफ थी एंड माता थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा और ना ही कुछ चाहा, उन्होंने केवल दिया ही दिया, यानी कि होती है ना एक तरह की माँ कि बस अपने बच्चों और पति के लिए समर्पित है, वैसे ही ठीक लेखिका की माता थी। सारे भाइयों और बहनों का लगाव उनकी माँ से ही था, लेकिन उनका ये त्याग कभी भी लेखिका के लिए एक आदर्श नहीं बन पाया। भाई बहनों में मैं सबसे ज्यादा छोटी थी और उस टाइम मेरी एज अप्रोक्स 7 साल की थी। मैं और मेरी 2 साल बड़ी बहन सुशीला साथ में खेला करते थे, वो भी अलग अलग गेम्स जैसे कि पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी टांग, गुड्डू गुड़ियों के साथ ही अपनी मोहल्ले की सहेलियों के साथ खेला करते थे घर के आंगन में। मैं अपने भाइयों के साथ भी खेला करती थी, लेकिन वो मेरे घर से बाहर जाकर खेला करते थे और हम बहनों का जो मर्यादा थी, जो सीमा थी, वो घर तक ही थी। हमें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती थी। हाँ, लेकिन उस टाइम इतना तो जरूर था कि मोहल्ले के सारे घर के दीवार एक दूसरे से कनेक्टेड थे एंड हम कोई भी घर में आराम से जा सकते थे एंड हमें कोई भी मोहल्ले में जाने से नहीं रोकता था एंड हम इधर उधर किसी के भी घर में जाकर खेला करते थे। मोहल्ले के कुछ घर तो परिवार के ही हिस्से थे। लेखिका आगे बोलती है कि आज के जो युग के लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं वो पड़ोसी कल्चर से बहुत दूर हो चुके हैं। इसके कारण लोग असुरक्षित और असहाय बन गए हैं। लेखिका के स्टार्टिंग के 1 दर्जन कहानियों के जो कैरेक्टर्स थे वो उनके मोहल्ले से ही थे, जहां लेखिका ने अपने एडोलेसेंस की एज को काटकर अपने अडल्टहुड की चाइल्ड में एंटर किया था। इतने समय बाद भी मुझे मेरे मोहल्ले के सारे लोगों के भाव, भाषा और सभी कुछ याद थे एंड आराम से वो मेरे राइटिंग्स में उतर आते थे, यानी कि मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता था उन्हें याद करने के लिए एंड मैं उन्हें इजीली अपने लेखन में, अपने राइटिंग्स में उतार लिया करती थी। मेरा एक उपन्यास था महाभोज, जिसमें मुझे अचानक ही दास साहब की याद आ जाती है एंड ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने दास साहब से बात नहीं की थी, मिला नहीं था एंड वो मेरे मोहल्ले में ही रहते थे एंड अचानक ही मुझे याद आता है कि दास साहब नाम का भी एक कैरेक्टर था मेरे मोहल्ले में, तो मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होती है। उस समय के टाइम पे लड़कियों की शादी केवल 16 साल की एज में कर दी जाती थी एंड लड़कियों को केवल 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता था। 1944 में जो सुशीला थी उसने ये योग्यता हासिल कर ली थी, इसलिए उसकी शादी कर दी गई एंड फिर वो कोलकाता चली जाती है। जो बड़े भाई थे लेखिका के, वो लोग भी अपनी पढ़ाई को आगे कंप्लीट करने के लिए बाहर चले जाते हैं। भाई बहन के सबके जाने के बाद मुझे नए सिरे से अपने वजूद का होने का एहसास होता है। पिताजी का भी ध्यान पहली बार मुझ पे पड़ता है एंड उसके बाद वो मुझ पे ध्यान देने लगते हैं। पिताजी का मुझसे ये भी आग्रह था कि मैं किचन घर में ना जाऊं, यानी कि रसोई घर में मैं ना जाऊं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिताजी किचन को भटियार खाना कह के पुकारा करते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में डाले जैसा था। उनके घर में आए दिन अनेक राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा रहता था एंड उन लोगों के बीच बहुत ज्यादा डिबेट चलती थी, ठीक है, मतलब उन लोगों के बीच बहुत ज्यादा बहसबाजी चलती थी अलग अलग टॉपिक पे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेखिका के पिता थे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। बहस करना लेखिका के पिता का फेवरेट काम था एंड जब भी लेखिका उन लोगों को चाय देने जाती थी उनकी बहस के बीच, तो उनके पिता उसे यानी कि लेखिका को वहीं बैठा दिया करते थे एंड वो चाहते थे कि वो भी डिबेट को सुने एंड देश के बारे में अलग अलग चीजों को जाने। उस टाइम देश में, भारत में बहुत कुछ हो रहा था। 1942 के आंदोलन के बाद सारा देश का जो खून था वो खौल रहा था। देखो यार, उस समय ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में और फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था पूरे भारत में एंड ये जो कहानी है हमें उस समय की ही बताई जा रही है। अलग अलग पार्टियों के बीच की जो बहस होती थी वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया करती थी,
लेकिन हाँ, क्रांतिकारी और देशभक्त जो शहीद हुए थे वो मुझे आकर्षित करते थे। एंड ये सारी चीजों को देखकर मेरे अंदर ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा, नफरत और मेरा खून खौलने लगा था ये सारी अन्याय को देखकर। यार, इसके आगे की कहानी हम लोग सेकंड पार्ट में बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन कवर अप करेंगे। सेकंड पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट एरिया में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो मिस तो गलती से भी मत करना। चैनल पे नहीं होते सब्सक्राइब कर देना यार। अब तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें देख लो। इनके आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे एक कहानी यह भी की। तो ये बेसिकली पार्ट 2 होने वाला है। अगर पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखा होगा, इस स्टोरी का, इस चैप्टर का नहीं देखा होगा तो जाकर देख लो सबसे पहले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट एरिया में मिल जाएगा, जाओ और देख लो अगर नहीं देखा है तो। अब चलो हम लोग एक कहानी यह भी का जो पार्ट 2 है उसे बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू करते हैं एंड लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पिछले पार्ट में हम सभी ने ये पढ़ा था कि जो मन्नू भंडारी के पिता होते हैं, यानी कि जो लेखिका के पिता थे, वो हमेशा अपने घर में अनेक राजनीतिक पार्टियों के कुछ लीडर्स को बुलाया करते थे एंड फिर वो लोग बहसबाजी किया करते थे। एंड जो मन्नू भंडारी के पिता होते हैं वो मन्नू भंडारी को हमेशा अपनी जो बहसबाजी होती थी वहां बैठाया करते थे, ताकि मन्नू भंडारी को देश की जो स्थिति है, देश में क्या चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में पता चले। मन्नू भंडारी को उन लोगों के बीच हो रही बहस के बारे में कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आता था, लेकिन जो क्रांतिकारी और देशभक्त शहीद हो रहे थे देश की आजादी के लिए ब्रिटिश के हाथों, ये सारी चीजों को देख के जो लेखिका है उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था। तो यहाँ तक पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। अब चलो हम लोग इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। 10th क्लास तक मैं ऐसे ही घर पे होने वाली बहसों को सुना करती थी ध्यान से, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया करता था। और मुझे जब भी किताबें मिलती थी तो मैं कोई भी किताब पढ़ लिया करती थी, ये बिना जाने कि इस किताब को किसने लिखा है। लेकिन 1945 में मैं जैसे ही 10th स्टैंडर्ड पास करती हूँ, यानी कि 10th क्लास जैसे ही पास करती हूँ और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में जाती हूँ, तो मेरी मुलाकात शीला अग्रवाल, जो कि मेरी हिंदी टीचर थी, उनसे होती है। मेरी हिंदी टीचर ने मुझे साहित्य की दुनिया के बारे में बताया और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने मुझे बताया कि एग्जैक्टली मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। सुनीता, जो कि एक उपन्यास है, वो मुझे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अज्ञा जी की लिखी एक उपन्यास शेखर एक जीवनी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अब कुछ साल बाद लेखिका नदी के द्वीप कविता को पढ़ती है, जो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है एंड फिर वो डिसाइड करती है कि वो दोबारा शेखर की जीवनी उपन्यास को पढ़ेगी। एंड जब वो दूसरी बार उसे पढ़ती है तो इस बार वो जो उपन्यास होता है वो लेखिका को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है। लेखिका आगे और भी बहुत सारे उपन्यास पढ़ती है जो उन्हें बहुत कुछ सिखाती है। लेखिका अपनी टीचर शीला अग्रवाल के साथ बहुत ही लंबी लंबी बहसबाजी किया करती थी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। एंड जो लेखिका होती है वो जितना उस उम्र में सीख सकती थी उतना वो सीखने की कोशिश करती है एंड उतना वो नॉलेज गेन करती है। शीला अग्रवाल ने लेखिका के लिए केवल साहित्य का दायरा आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्हें जो देश की करंट सिचुएशन थी, स्थिति थी, उसके बारे में भी बहुत कुछ सिखाया और पढ़ाया। 1946-1947 का जो समय था, उस समय कोई भी युवक अपने घर में आराम से चैन से कैसे रह सकता था, क्योंकि उस समय सभी कोई आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जुलूस, हड़ताल और भाषणबाजी हर शहर में चल रही थी और शीला मैम की जो बातें थी, जो भाषण थी, वो सुनकर मेरे अंदर की भी खून बहुत ही ज्यादा उबल रही थी और खून लावा में बदल रही थी, क्योंकि मैं भी एक युवा थी। लेकिन एक बवंडर तो घर के बाहर यानी कि देश में चल रहा था और दूसरा बवंडर मेरे घर में चल रहा था, क्योंकि पिताजी को लड़कियों का चार दीवारी से बाहर निकलकर आंदोलन करना, वो भी लड़कों के साथ, बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैं पिताजी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती थी और देश की आजादी के लिए घर से बाहर निकलकर नारे लगाया करती थी। मेरी टक्कर पिताजी से तब तक चलती रही जब तक मेरी शादी राजेंद्र से नहीं हो जाती है। लेखिका के पिता का ये सिद्धांत था कि किसी भी व्यक्ति को खास बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उसका समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसके चलते जो लेखिका है वो अपने पिताजी के गुस्से से एक दो बार बचती भी है। एक बार लेखिका के प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को एक लेटर भेजा कि लेखिका स्कूल में, कॉलेज में बिल्कुल भी डिसिप्लिन से नहीं रहती है, तो वो स्कूल आकर मिले और बताए कि उनकी बेटी पे वो क्या कार्रवाई करे। उस पत्र को
पढ़ते ही लेखिका के पिता आग बबूला हो जाते हैं और बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, पता नहीं ये लड़की मुझे कौन कौन से दिन दिखाने वाली है, ये मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी छोड़ेगी कि नहीं। 4 बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं उस कॉलेज में, लेकिन किसी ने मुझे ये दिन नहीं दिखाया। लेखिका डर से तुरंत ही अपने दोस्त के यहाँ भाग जाती है और जाने से पहले वो अपनी माँ को बोल देती है, माँ मुझे पिताजी का गुस्सा जैसे ही शांत होता है वैसे ही बुला लेना। लेखिका के पिता जब प्रिंसिपल से मिलके आते हैं, लौटते हैं, तो वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होते या फिर गुस्सा नहीं होते हैं, उसका उल्टा वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेखिका की माँ तुरंत ही लेखिका को उसके दोस्त के घर से बुला लेती है और जब वो अपने दोस्त के घर से आती है तो लेखिका के पिताजी उसे बोलते हैं, सारा कॉलेज में तुम्हारा इतना ज्यादा रौब है, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम 3 लड़कियों की वजह से पूरा कॉलेज चल रहा है। प्रिंसिपल तुमसे बहुत ज्यादा परेशान थी और वो बार बार आग्रह कर रही थी मेरे से कि मैं तुम्हें घर पे ही बैठा लूं। तुम्हारे एक आवाज पे सारे स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर निकलकर नारा लगाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो स्कूल है, कॉलेज है, उनमें क्लासेस नहीं चल पाती है क्योंकि कोई बच्चे होते ही नहीं है क्लासेस अटेंड करने के लिए। इसलिए उन्हें कॉलेज चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि तुम्हारे एक इशारों पे इतने सारे स्टूडेंट्स तैयार रहते हैं काम करने के लिए। लेखिका के पिता इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी की एक आवाज पे सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाइयों को छोड़कर कॉलेज से बाहर आ जाते थे एंड नारा लगाने लगते थे। लेखिका के पिता तो कॉलेज में ये भी बोलकर आ गए कि ये पूरी देश की पुकार है, इसे भला कौन रोक सकता है। बेहद गदगद स्वर में मेरे पिताजी ने मेरी बहुत तारीफ की और जो बातें वो बोलते जा रहे थे वो मैं बहुत ही अच्छे से सुनती जा रही थी। मुझे अपनी आंखों और कानों पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी मेरी तारीफ कर रहे हैं, पर ये हकीकत था। और एक और घटना तुम लोगों को मैं बताऊं, चलो मैं एक और घटना के बारे में तुम लोगों को बताती हूँ। जब आजाद हिंद फौज पे मुकदमा चलता है तो सारी दुकानों और सारी चीजों को बंद करने का आदेश आता है। जो हड़ताल नहीं कर रहे थे और जिनकी दुकानें खुला थी, वो लोगों की जो दुकान होती है वो छात्रों के एक समूह जाकर शाम में सारी दुकानों को बंद करवा रही थी। और सारी दुकानों के बंद होने के बाद जब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो चौराहे पे, अजमेर के चौराहे पे जमकर भाषणबाजी चलती है और मैं भी बहुत सारे भाषण देती हूँ वहाँ पे। अब होता क्या है कि लेखिका के पिताजी के एक पुराने ख्यालात वाले मित्र लेखिका को हड़ताल करते हुए सड़क पर देख लेते हैं और भाषणबाजी करते हुए भी सड़क पर देख लेते हैं, तो वो तुरंत ही लेखिका के पिताजी के पास जाते हैं, यानी कि अपने दोस्त के पास जाते हैं और लेखिका के बारे में चुगली कर देते हैं और बोलते हैं, उस मन्नू की तो मत मारी गई है भंडारी जी, लेकिन आपको क्या हो गया है? ठीक है, आपने लड़की को आजादी तो दी है, लेकिन देखो तो कि ये जो लड़की है वो कितने बेकार बेकार लड़कों के साथ मिलकर हड़ताल कर रही है और दुकानों को बंद करवा रही है। आपकी घर की और मेरी घर की लड़कियों को ये सब करना शोभा देता है क्या? आप ही बताइए मुझे। कोई मान मर्यादा इज्जत का ख्याल आपको अब रह गया है क्या? आप तुरंत ही मन्नू को घर में बैठाइए। आने दो उस मन्नू को आज घर, अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसका घर से बाहर निकलना ही बंद कर दो। अब यही दिन देखने को बचा हुआ था। लेखिका के पिता दिन भर बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं और शाम में जब लेखिका घर लौटती है तो वो देखती है कि उनके पिताजी एक बहुत ही प्रतिष्ठित या कह सकते हो कि सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी के साथ बैठे थे, जो उनके बहुत ही करीबी मित्र थे। लेखिका को देखते ही वो बहुत ज्यादा तारीफ शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, आओ मन्नू बेटा, मैं तुम्हारी बेहतरीन भाषण को सुनकर तुरंत ही भंडारी जी को बधाई देने आया हूँ। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू मन्नू। क्या भंडारी जी, आप केवल घर में बैठे रहते हो? घर से बाहर निकल के देखिए तो कि आपकी बेटी कितना नाम कमा रही है। लेखिका के पिता उसकी तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जब फिर लेखिका घर में अंदर जाती है, यानी कि अपनी माँ के पास जाती है, तो उसकी माँ सारी बातें बता देती है जो सुबह हुई थी। एंड फिर जो लेखिका होती है वो राहत की सांस लेती है। मैं जब उन दिनों को याद करती हूँ बड़े होने के बाद, तब मुझे समझ नहीं आता है कि उस उम्र में मैंने आखिर क्या भाषण दी होगी। ये तो डॉक्टर साहब का बड़प्पन होगा कि उन्होंने मेरी तारीफ की थी पिताजी के पास। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया जाता है, लड़कियों को भड़काने और स्कूल का कॉलेज का अनुशासन भंग करने के आरोप में। कॉलेज में बवाल ना हो इसके लिए कॉलेज वालों ने 3rd ईयर की क्लासेस बंद कर दी और लेखिका के साथ 2-3 छात्रों के स्टूडेंट की जो
प्रवेश होती है उसे निषेध कर देते हैं। कॉलेज के बाहर हम लोगों ने इतना ज्यादा हड़ताल किया कि आखिर कॉलेज वालों को आखिर में अगस्त में कॉलेज के 3rd ईयर के सेशन को शुरू करना पड़ा और उसी समय हमें 15 अगस्त को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाती है, यानी कि हमारा देश उसी समय आजाद होता है। और ये जो आजाद होने की खुशी थी देश की, ये बहुत बड़ी थी और कॉलेज खुलवाने की जो खुशी थी, इस खुशी के सामने बहुत छोटी लग रही थी हम लोगों को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कष्ट के बाद हमारा देश आजाद हो गया था। तो इसी के साथ आज की हमारी पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होती है। कहीं पे भी डाउट होगा ना, कमेंट करके पूछना, तुम्हारा भाई जरूर रिप्लाई देगा। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पॉपुलर, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं तुम्हारे क्लास 10 के हिंदी बुक का आखिरी चैप्टर, जो कि है नौबत खान में इबादत। तो वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो अब आराम से चुप मुक बैठो एंड आज की इस एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आज का जो हमारा चैप्टर है उसका थीम क्या है, प्लॉट क्या है। तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का हमारा जो चैप्टर है ना, वो म्यूजिक के बारे में है, यानी कि संगीत के बारे में है। एंड मुझे पता है कि तुम लोगों को भी म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार होगा। मैं अपनी बात बताऊं ना, तो मैं जिम जाता हूँ एंड वहाँ अच्छा म्यूजिक बजता है ना, तभी मुझे जिम मारने में मजा आता है। या फिर रात में नींद नहीं आता है ना, तो अभी मैं म्यूजिक को ही प्रेफर करता हूँ। तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कितनों को म्यूजिक से प्यार है। तो इस चैप्टर की मैं सबसे मेन कैरेक्टर से अब तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा। वो कौन है, उनसे तुम खुद मिल लो। हेलो, मैं हूँ बिस्मिल्लाह खां एंड मैं बहुत ही फेमस शहनाई वादक हूँ, या कह सकते हो कि बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हूँ। मुझे भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है एंड लोग मुझे प्यार से उस्ताद करके पुकारा करते हैं। इस पार्ट में तुम लोगों को मेरे बारे में ही पढ़ना है एंड मेरी शहनाई के बारे में पढ़ना है। तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, वो इस चैप्टर में पूरे अच्छे से मेरे बारे में जान लोगे। तो अब आराम से तुम लोग एक्सप्लेनेशन का मजा लो। तो इस चैप्टर में हम लोग उनकी जिंदगी का पोस्टमार्टम करेंगे। तो अब चलो पोस्टमार्टम को शुरू करते हैं हम लोग। तो चैप्टर स्टार्ट होता है एंड हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और 1916 से 1922 के बीच की काशी के बारे में बताया जाता है। अब काशी कहाँ पे? काशी यूपी के वाराणसी में स्थित है। अब वाराणसी में पंचगंगा के सामने बालाजी का एक मंदिर है और उस एंट्रेंस में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उससे बहुत ही अच्छी ध्वनि यानी कि बहुत ही अच्छी साउंड निकल रही होती है। तो बचपन में बिस्मिल्लाह खां को अमीरुद्दीन के नाम से जाना जाता था एंड लोग उन्हें अमीरुद्दीन के नाम से ही पुकारा करते थे। तो पार्ट में बहुत जगह अमीरुद्दीन मेंशन है, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना। जहाँ जहाँ वो मेंशन है समझ जाना वो बिस्मिल्लाह खां की बात हो रही है। उस टाइम पे अमीरुद्दीन केवल 6 साल का था और उसका जो बड़ा भाई शमसुद्दीन था वो 9 साल का था। अमीरुद्दीन को बचपन में पता ही नहीं था कि राग किस चिड़िया का नाम है। सीधे साधे मतलब में समझो तो उसका म्यूजिक से कोई भी कनेक्शन नहीं था बचपन में। उनके मामा सादिक हुसैन एंड अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे एंड वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शहनाई वादक थे, यानी कि शहनाई बजाने वाले व्यक्ति थे। उनके जो मामा है वो अलग अलग जगहों पे जाते थे एंड अलग अलग जगहों पे जाकर शहनाई बजाया करते थे। प्रति एक दिन की शुरुआत वो वहीं बालाजी के मंदिर के सामने बैठकर शहनाई बजाते हुए करते थे एंड मंदिर में जो रहने वाले लोग हैं, पता नहीं उन्हें रागों के बारे में कुछ समझ आता था कि नहीं, क्योंकि प्रति एक दिन वो नए नए राग तो सुनते थे लेकिन पता ही नहीं चलता था कि उन्हें समझ भी आता था कुछ की नहीं। उनका ये खानदानी पेशा था, क्योंकि उनके जो पापा थे वो भी वहाँ मंदिर के गेट के सामने बैठकर शहनाई बजाया करते थे। अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमरांव नाम के एक गाँव में हुआ था। उनका जो परिवार था वो काफी संगीत प्रेमी परिवार था। 5-6 साल तक डुमरांव में रहने के बाद वो लोग अपने नानी घर काशी में चले जाते हैं। डुमरांव का इतिहास में कभी कोई जगह बनते हुए दिखता ही नहीं है, लेकिन ये जरूर लगता है कि डुमरांव और शहनाई का एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि जो रीड इस्तेमाल होती है शहनाई बजाने में वो केवल डुमरांव में ही मिला करता था। अब राइटर बोलते हैं कि अमीरुद्दीन के परदादा, जिनका नाम सलार हुसैन खान था, वो डुमरांव के ही रहने वाले थे। अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर नाथ था और माता का नाम मित्तल था, और जो हमारे बिस्मिल्लाह खां थे वो उनके सबसे छोटे बेटे थे। अब अमीरुद्दीन भी 14 साल का हो जाता है। उसके बाद वो बालाजी के मंदिर डेली जाया करता था एंड वहाँ नौबत खाने में बैठ के, यानी कि मंदिर के गेट के सामने बैठ के रियाज किया करता था। बतुलन और रसूलन जो कि बहनें थे, जब अमीरुद्दीन उन्हें गाते हुए सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिला करती थी
एंड बहुत सारे इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें इंस्पिरेशन इन दोनों बहनों से ही मिला था सबसे स्टार्ट में। वैदिक इतिहास में यानी कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में शहनाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अरब देश में फूंक कर बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें नई कह के पुकारा जाता है। अवधी पारंपरिक लोकगीत तथा चैथी में बहुत जगहों पे शहनाई का जिक्र किया गया है और साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में तो शहनाई को शादी के शुभ अवसर में बजाया जाता है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के हमारे नायक थे बिस्मिल्लाह खां और 80 सालों तक उन्होंने इन ध्वनि पे राज किया। बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त की नमाज में बस यही मांगा करते थे भगवान से कि केवल उनका जो सुर है वो अच्छा हो एंड उन्हें भगवान पे पूरा यकीन था कि वो उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम फेस्टिवल मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। मुहर्रम के फेस्टिवल में यानी कि मुहर्रम के 10 दिनों में जो बिस्मिल्लाह खां है एंड उनकी जो परिवार है वो शहनाई कभी भी बजाया नहीं करती थी। साथ ही में वो कभी भी कोई भी संगीत के समारोह में भी नहीं जाया करते थे इन 10 दिनों में, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए ये जो दिन होते हैं ये शोक मनाने के लिए हुआ करते थे। मुहर्रम का 8वीं तारीख उनके लिए बहुत ज्यादा खास तारीख है क्योंकि इस दिन वो 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए चला करते थे और नौवा बजाते हुए वो जाया करते थे एंड इस दिन वो कोई भी राग नहीं गाते थे। बिस्मिल्लाह खां अपने पुराने जवानी वाले दिनों को याद करते हैं। अपने दिनों में वो अपने अब्बा जान और उस्ताद को नहीं याद किया करते थे बल्कि अपनी जवानी की कचौरियों को याद किया करते थे एंड उसके साथ साथ वो गीता बाई एंड सुलोचना को याद किया करते थे। गीता बाई और सुलोचना उस टाइम की हीरोइंस थी एंड उन्हें याद किया करते थे वो एंड अपने पुराने जमाने के दिनों को याद करके उनके मुंह में एक मुस्कुराहट आ जाया करती थी एंड उनका जो गाल है वो चमकने लगता था। अब यार तुम लोग अपने फेवरेट हीरो हीरोइंस को मत याद करने लगना, समझ रहे हो ना। जब अमीरुद्दीन 4 साल के थे तब वो अपने नाना को छुप कर शहनाई बजाते हुए सुना करते थे और उनके बचपन के फिल्म देखने की बुखार के बारे में क्या ही बोला जाए। उनके बचपन के टाइम में 3rd क्लास की टिकट केवल 6 पैसे में मिला करती थी। वो जैसे ही नई मूवी आया करती थी तो तुरंत ही अपनी नानी से 2 पैसे लिया करते थे, अपने मामा से 2 पैसे और अपनी मौसी से 2 पैसे लेकर 6 पैसे में मूवी की लंबी लंबी लाइन में लगकर टिकट खरीदकर मूवी देखने जाया करते थे। इधर सुलोचना की जैसी ही मूवी लगती थी वैसे ही हमारे बिस्मिल्लाह खां तुरंत ही फिल्म थिएटर चले जाते थे, लंबी लाइन में लगा करते थे, टिकट खरीदा करते थे एंड अब टिकट के पैसे हमेशा से कहाँ आते थे, कैसे आते थे ये समझो। वो हमेशा बालाजी के मंदिर के सामने बैठ के शहनाई बजाया करते थे तो वहाँ से उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे एंड उन्हीं पैसे से वो टिकट खरीद के फिर फिल्म देखने जाया करते थे। अपने मजहब के प्रति बिस्मिल्लाह खां पूरी तरीके से समर्पित थे, लेकिन उनका बहुत ज्यादा अपार श्रद्धा थी काशी विश्वनाथ की तरफ। जब भी वो काशी से बाहर कोई भी प्रोग्राम करने जाया करते थे तो वो जो बालाजी का मंदिर होता है उसकी तरफ बैठकर शहनाई बजाया करते थे। इससे उनकी श्रद्धा का पता चलता है काशी विश्वनाथ की तरफ। क्या करे इस काशी को छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, काशी विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का हमारा मंदिर यहाँ, कई पुस्तों तक हमारे खानदान ने यहाँ पे शहनाई बजाई। मेरे नाना बहुत ही बड़े शहनाई वादक रहे हैं यहाँ पे। अब तो मरते दम तक ना ही शहनाई छूटेगी ना ही काशी छूटेगी। काशी संस्कृत की पाठशाला है, यहाँ पे कानतर हनुमान तथा नृत्य विश्वनाथ है और साथ ही में हमारे बिस्मिल्लाह खां भी काशी से भी है। यहाँ पे हमें राइटर काशी की खूबी के बारे में बता रहे हैं। अब एक दिन बिस्मिल्लाह खां की एक शिष्य डरते डरते टोकती है उन्हें एंड बोलती है, बाबा आप क्या करते हो, आप इतने प्रतिष्ठित हो यानी कि आप इतने फेमस हो, आपको भारत रत्न मिला है, लेकिन आप ये फटी हुई लुंगी पहना करते हैं। कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, आप जब ये फटी हुई लुंगी पहनते हैं तो प्लीज आप ये लुंगी मत पहना कीजिए। धत पगली, भारत रत्न हमको शहनाई की वजह से मिली है, लुंगियों की वजह से थोड़ी। तुम लोगों की जैसे सिंगरवा देखते रहते ना तो हमारी उम्र बीत जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अब से हम ये फटी लुंगी नहीं पहनेंगे। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि फटी लुंगी दे दे लेकिन फटा हुआ सुर ना दे, क्योंकि फटी लुंगी तो दोबारा सिल लेगी लेकिन जो फटा हुआ सुर है वो दोबारा कैसे ठीक होगा। सन 2000 की बात है, वाराणसी से सटे सारे इलाके में बर्फ बेचने वाले और मलाई बेचने वाले चले जाते हैं। इस टाइम पे हमारे जो बिस्मिल्लाह खां है उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो ये भी सोचते हैं कि जो गायक है उनके मन से भी जो संगीत है उसके लिए प्रेम और इज्जत धीरे धीरे गायब होते जा रही है। काशी सचमुच में हैरान करती है। जैसे ही काशी से बर्फ बेचने वाले और मलाई बेचने वाले लोग वहाँ से जाते हैं वैसे ही वहाँ से साहित्य, संगीत
एंड अदब की अनेक परंपरा लुप्त हो जाते हैं। पिछले कुछ समय में काफी कुछ इतिहास बना है एंड काफी कुछ इतिहास बनने वाला है, लेकिन आज भी काशी संगीत के स्वर पे उठता है एंड संगीत के स्वर पे सोता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां के जैसा एक नायाब हीरा है जो हमेशा संगीत का नायक बने रहेंगे। 21 अगस्त 2006 में जो बिस्मिल्लाह खां है उनकी भरी पूरी आयु में देहांत हो जाता है। बिस्मिल्लाह खां की इम्पोर्टेंट दिन हम लोगों को ये है कि उन्होंने 80 सालों तक संगीत की एकाग्रता को बना कर रखा। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अगर कहीं पे भी छोटू से गलती होगा ना तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि मैं इस फील्ड में थोड़ा सा नया हूँ। धीरे धीरे तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से और अपनी वीडियोस में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाऊंगा। अब तुम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो जो तुम्हारी स्क्रीन पे है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों को आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारी क्षितिज बुक का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है संस्कृति। तो वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पार्ट है ये निबंध के फॉर्म में लिखा गया है और पूरे निबंध में तुम लोगों को 2 वर्ड्स मेनली देखने को मिलेंगे। वो है पहला संस्कृति एंड सेकेंड वर्ड है सभ्यता। तो इस पार्ट में हम लोग मिलकर संस्कृति और सभ्यता का पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस एक्सप्लेनेशन से बाहर तुम्हारे एग्जाम में लिख कर ले लो कि कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं पूरे पार्ट को लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से कवर करूंगा। तो अब चलो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अब तुम लोग इस वीडियो के मेन कैरेक्टर से मिलो। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ भद्रंत आनंद, इस पार्ट का लेखक, और बीच बीच में मैं भी तुम लोगों को ये जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि तुम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो यार मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझाएगा। तो पार्ट शुरू होता है और लेखक हमें बोलते हैं कि ऐसे 2 शब्द जो सबसे कम समझ में आते हैं लेकिन इनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इनका यूज सबसे ज्यादा होता है, वो 2 वर्ड्स है संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति का मतलब होता है कल्चर और सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन। इन 2 शब्द के साथ जब भी कोई विशेषण लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल भौतिक सभ्यता या आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्द का जो थोड़ा सा अर्थ समझ में आता है वो भी गलत सलत लगने लगता है। विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए हम लोग उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे भौतिक और आध्यात्मिक यहाँ पे विशेषण है एंड सभ्यता यहाँ पे संज्ञा है। क्या ये एक ही चीज है या फिर 2 अलग अलग चीजें हैं? अगर ये 2 अलग अलग चीजें हैं तो आखिर इसमें अंतर क्या है? चलो इसे हम लोग अपने तरीके से अच्छे से समझते हैं। तो अब तुम लोग इमेजिन करो उस समय को जब ह्यूमंस यानी कि मनुष्य को आग के बारे में नहीं पता था, और आज का समय तुम लोग देख लो कि हर घर में आज चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने सबसे पहले आग की खोज की होगी वो तुम लोग सोचो कि उस टाइम का कितना बड़ा इन्वेंटर रहा होगा। या फिर अब तुम लोग उस समय का इमेजिन करो जब ह्यूमंस को सुई धागे के बारे में नहीं पता था। जिस मनुष्य के मन में सबसे पहले ये आइडिया आया होगा कि लोहे के टुकड़े को घिसकर और उसके एक एंड को छेद करके और उस छेद में धागा पिरोकर 2 कपड़े के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा जा सकता है, वो कितना बड़ा आविष्कार रहा होगा। इन 2 एग्जाम्पल पे आप लोग विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति की कोई भी चीज की डिस्कवरी कर सकने की योग्यता, तथा दूसरी चीज है आग की डिस्कवरी। ऐसे ही दूसरी सुई धागे के उदाहरण में पहली चीज है कि सुई धागे की आविष्कार कर सकने की कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस शक्ति, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पे सुई धागे और आग की डिस्कवरी हुई या इन्वेंशन हुआ वो है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति से जो आविष्कार हुआ, जिस चीज की खोज स्वयं उसने अपने लिए तो किया था लेकिन बाद में वो फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाता है, उसे हम सभ्यता बोलते हैं। जिस इंसान में पहली चीज जितनी ज्यादा परिष्कृत मात्रा में होगी तो वो इंसान उतना ही परिष्कृत आविष्कर्ता बनेगा। परिष्कृत का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है शुद्ध। तो अगर कोई इंसान कुछ इन्वेंट कर रहा है तो वो अपने इन्वेंशन को कोई शुद्ध यानी कि कोई अच्छे काम के लिए यूज करेगा, तो वो इन्वेंटर यानी कि वो व्यक्ति शुद्ध यानी कि एक अच्छा आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति अगर बहुत ही परिश्रम से किसी चीज की खोज करता है तो उसकी संतान यानी कि फ्यूचर जनरेशन को वो चीज बिना प्रयास या मेहनत के
पूर्वजों से मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत टाइम पहले तुम लोगों को पता ही है कि बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, तो तुम लोग सोचो कि बहुत टाइम पहले जो बल्ब का आविष्कार हुआ होगा वो कितनी ज्यादा मेहनत से हुआ होगा। एंड आज हम लोग फ्री में यानी कि बिना कोई मेहनत के यूज कर रहे हैं बल्ब को एंड उसका उपयोग कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। तो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे समझाया गया है। जिस इंसान ने अपनी बुद्धि या विवेक या कह सकते हो कि ज्ञान की हेल्प से कुछ डिस्कवरी की, कुछ इन्वेंशन किया, वही इंसान, वही व्यक्ति एक संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा। और उसकी संतान यानी कि फ्यूचर जनरेशन को वो पर्टिकुलर इन्वेंशन फ्री में यानी कि विरासत में मिल जाती है। तो जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो सभ्य तो होंगे लेकिन संस्कृत बिल्कुल भी नहीं कहला सकते हैं। वो सभ्य तो होंगे लेकिन एक संस्कृत व्यक्ति वो नहीं कहलाएंगे। यानी कि कह सकते हो कि हम लोग एक संस्कृत व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अपनी फ्यूचर जनरेशन की यानी कि अपने दादा परदादे या फिर उससे भी पहले की जो इन्वेंशंस है उसे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग एक सभ्य आदमी तो है लेकिन एक संस्कृत व्यक्ति नहीं है हम लोग। अब लेखक से तुम लोग इसका एक आधुनिक उदाहरण सुनो। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की यानी कि ग्रेविटी की खोज की, जिसके कारण जो न्यूटन थे वो एक संस्कृत व्यक्ति थे। आज के युग के सारे स्टूडेंट्स न्यूटन के हर एक लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं एंड जानते हैं एंड स्टूडेंट्स को वो सारी बातें भी पता है जो न्यूटन को मरते दम तक नहीं पता थी। ऐसा होने के बाद हम लोग सारे विद्यार्थी को न्यूटन से ज्यादा सभ्य तो बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे न्यूटन थे वो एक संस्कृत व्यक्ति थे जो कि स्टूडेंट्स नहीं है। आगे के पार्ट में हम लोगों को बताया जा रहा है कि फायर यानी कि आग की खोज में पेट की आग यानी कि पेट की भूख की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा होगा, और सुई धागा के इन्वेंशन में ठंडी और गर्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा। साथ ही में शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का भी एक बहुत ही मेजर रोल रहा होगा सुई धागे के इन्वेंशन में। अब तुम लोग इमेजिन करो, मेरे साथ तुम लोग भी इमेजिन करो उस आदमी के बारे में जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पूरा बॉडी ढका हुआ है, यानी कि बेसिकली वो नंगू पंगू नहीं है, ठीक है, उसे ठंड नहीं लग रही है, उसकी सारी जो नीड्स है वो फुलफिल्ड है, ठीक है। बेसिकली ऐसे आदमी के बारे में सोचो जो खुले आसमान के नीचे सोया हुआ है एंड तारों को देख रहा है, आसमान को देख रहा है एंड तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति होगा, ये जो मनुष्य होगा, वो चैन से नहीं सोएगा। उसके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी एंड अंदर से उसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करती होगी कि आखिर मोती से भरी हुई ये ऊपर थाली आखिर क्या है। बेसिकली कोई भी ह्यूमन का नेचर होता है कि ह्यूमंस चीजों को जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है। आगे हमें ये बताया जा रहा है कि पेट भरना और तन को यानी कि अपने शरीर को कपड़ों से ढक लेना ये वास्तविक संस्कृति नहीं है। पेट भरे होने के बाद और तन ढके होने के बाद भी जो व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजों के बारे में सोचता रहता है एंड बेसिकली कुछ ना कुछ चीजों की डिस्कवरी में लगा हुआ रहता है, वो एक व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और कोई भी संस्कृत व्यक्ति कुछ ना कुछ नई चीज की इन्वेंशन यानी कि नई चीज की खोज में लगा हुआ रहेगा। हम जो आज के जमाने में सारी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि कार, बाइक, एरोप्लेन, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका बड़ा अंश हमें ऐसी सांस्कृतिक व्यक्तियों ने दिया है। यानी कि बेसिकली यहाँ हम लोगों को समझाया जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की एंड वो रियल में एक संस्कृत व्यक्ति थे। हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी फ्यूचर जनरेशन की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए ये सारी चीजों की इन्वेंशन की ताकि वो अपने फ्यूचर जनरेशन की हेल्प कर पाए। इसका कुछ भाग हम लोगों को ऋषि मुनियों से भी प्राप्त हुआ है और उन्होंने कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के चलते ये चीजें प्राप्त नहीं की है, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के चलते उन्होंने ये सारी चीजें प्राप्त की है। बेसिकली जो ऋषि मुनि रहते थे वो फोकस्ड इंसान रहते थे एंड उन्होंने कोई भी चीजों की डिस्कवरी की तो वो अपने फ्यूचर जनरेशन के चलते की सोच के नहीं की, ठीक है। उन्होंने बेसिकली आगे के बारे में सोचकर नहीं किया कुछ भी। बेसिकली उनके अंदर एक संस्कृति थी, एक शांति थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग चीजों की इन्वेंशन की। रात के तारों को देखकर ना सो पाने वाले मनीषी मतलब ज्ञानी ही हमारे आधुनिक ज्ञान का एक ऐसा पुरुष करता है। भौतिक प्रेरणा और ज्ञानपेक्षा यानी कि ज्ञान की इच्छा, क्या ये दो चीजें ही मानव संस्कृति के जन्मदाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों को खाना खिलाने के लिए जो मनुष्य अपनी मुंह के निवाले का त्याग कर देता है, आखिर उसे ये बात क्यों और कैसे सूझती है? बीमार बच्चे को उसकी माँ रात भर गोद में लेकर बैठती है तो आखिर माँ ऐसा क्यों करती है? सुना है रशिया के भाग्य विधाता लेनिन, जिसके डेस्क में हमेशा 2 रोटी रखी हुई होती थी, तो वो उस डबल रोटी को खुद ना खाकर
अगले को यानी कि गरीबों को खिला दिया करता था। तो आखिर वो ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूर को सुखी देखने का सपना देखने वाले कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने अपने राज्य को छोड़ दिया ताकि वो इस संसार के दुखों के बारे में जान पाए एंड मनुष्य को यानी कि जो भी इंसान है उसे सही रास्ता दिखा पाए। तो इन सारे एग्जाम्पल में जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो ये सारे लोग एक संस्कृत व्यक्ति हैं। अब आगे लेखक बोलते हैं, हमारी समझ में तो मानव संस्कृति की जो योग्यता आग सुई धागे की इन्वेंशन यानी कि आविष्कार कराती है वो भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों के बारे में अलग अलग जानकारी या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करवाती है उपलब्ध करवाती है वो भी मेरे नजर में एक संस्कृति है। और वो योग्यता जो किसी महामानव से सब कुछ त्याग करवाती है वो भी एक संस्कृति है। अब इतनी सारी बातें संस्कृति के बारे में जानकर हम लोग ये जानते हैं कि सभ्यता क्या होता है। आखिर सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। हमारे खाने पीने का ढंग, ओढ़ने पहनने का ढंग, लड़ने काटने का ढंग, नाचने गाने का ढंग, ये सारी चीजें सभ्यता के अंदर आती है। अब लेखक एक बहुत ही बड़ा प्रश्न तुम लोगों से एंड सभी से पूछेंगे जो तुम लोग खुद लेखक के मुंह से सुनो। मनुष्य की योग्यता ने बहुत सारी विनाशकारी चीजें भी बना ली है जैसे कि परमाणु हथियार या कह सकते हो कि गन। तो ऐसी चीजें बनाने वाले मनुष्य एक संस्कृत व्यक्ति कहलाएंगे या असंस्कृत मनुष्य कहलाएंगे? तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आखिर वो क्या कहलाएंगे, ठीक है? जिसने हथियारों का इन्वेंशन किया, ऐसी चीज का इन्वेंशन किया जिससे पूरी मनुष्य जाति भी खत्म हो सकती है या बर्बाद हो रही है आज के टाइम पे। इन सारे साधनों के बल पर जो मनुष्य है वो रात दिन आत्मविनाश करने में लगा हुआ है। उनको हम सभ्यता समझे या असभ्यता समझे, संस्कृति का कल्याण की भावना से पूरी तरीके से नाता ही टूट जाएगा तो वो असंस्कृति बनकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का परिणाम असभ्यता के अलावा क्या हो सकता है? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट का बोध होता है वो ना तो संस्कृति है ना ही रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले इस संसार में कोई भी इंसान कोई भी चीज को पकड़ कर नहीं बैठ सकता है। मानव संस्कृति एक अविभाजित वस्तु है जिसे कभी भी बांटा नहीं जा सकता और उसमें जितना अंश कल्याण का है वो अकल्याण की अपेक्षा में श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि अस्थायी है। सो इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कहीं पे भी डाउट होगा देन पूछना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम लोगों को आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट एरिया में पिन है। साथ ही में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अनएंडिंग एजुकेशन लिख लोगे तो मेरा नाम आ जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, फॉलो कर लेना। वहाँ तुम लोग मुझसे चैट भी कर सकते हो।